नमस्कार, आई एम डॉक्टर स्काई शर्मा, स्पाइनल फिजिकल थेरेपिस्ट। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या होता है। तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या होता है, उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है, पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को कैसे डायग्नोस किया जाता है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की ग्रेड्स क्या होती हैं और उसका मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का। तो अब तक हमने बात की स्लिप डिस्क की। स्लिप डिस्क का मतलब है, अगर मैं ये लंबर के 5 सेगमेंट की बात कर रही हूँ, L1, L2, L3, L4, L5, 5 लंबर वर्टिब्रे हैं आपके। हर बोन के ब्लॉक के बीच में एक सॉफ्ट डिस्क है। जब ये डिस्क स्लिप आउट हो जाती है तो हम बोलते हैं स्लिप डिस्क, डिस्क प्रोलैप्स या पीआईवीटी। अब हम बात कर रहे हैं कि बोन का ये जो ब्लॉक है ये स्लिप आउट हो रहा है आगे की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट एरिया या मोस्ट कॉमन एरिया जहाँ लिस्थेसिस कॉमन है वो है L45, L5S1। अगर मैं बात करूं कि L5S1 लिस्थेसिस है, उसका मतलब है L5 जो ब्लॉक है, वर्टिब्रा है, वो S1 के ऊपर है और स्लिप हो गया। जैसे अगर आपका ये L1 है और इसके ऊपर L4 है, तो वो L4 जो है वो आगे की तरफ स्लिप हो गया, दैट इज लिस्थेसिस। L5 ओवर द S1, दैट इज L5S1 लिस्थेसिस। अगर मैं बात करूं L4-5 लिस्थेसिस, उसका मतलब है कि L4 वर्टिब्रा फॉरवर्ड स्लिप हो रहा है ओवर द L5। तो L5 के ऊपर वाला फॉरवर्ड स्लिप हो गया, दैट इज लिस्थेसिस। S1 के ऊपर L5 है, वो स्लिप हो गया। तो बेसिकली लिस्थेसिस इज फॉरवर्ड स्लिपेज, फॉरवर्ड ट्रांजिशन ऑफ द वर्टिब्रा, दैट इज लिस्थेसिस। सबसे कॉमन साइट है L4-5 एंड L5S1, जहाँ पर लिस्थेसिस सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ये तो हो गया दो साइट। अब हो गया टू टाइप के लिस्थेसिस होते हैं, रेट्रोलिस्थेसिस एंड एंटेरोलिस्थेसिस। मोस्ट कॉमन इज एंटेरोलिस्थेसिस, मतलब बोन का ब्लॉक फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, दैट इज एंटेरोलिस्थेसिस, और यही सबसे ज़्यादा कॉमन है। रेट्रोलिस्थेसिस का मतलब है बोन ब्लॉक पीछे की तरफ चला गया, पीछे की तरफ उसका ट्रांजिशन हो रहा है, दैट इज रेट्रोलिस्थेसिस, बट दैट इज नॉट वेरी कॉमन। सो जब हम लिस्थेसिस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम एंटेरोलिस्थेसिस की ही बात कर रहे हैं। तो एंटेरोलिस्थेसिस का मतलब है एक बोन ब्लॉक आगे की तरफ फॉरवर्ड स्लिपेज हो गया, दैट इज लिस्थेसिस। सबसे कॉमन साइट है L4-5, L5S1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि लिस्थेसिस के ग्रेड्स क्या होते हैं। बेसिकली लिस्थेसिस 4 ग्रेड्स में मिलता है। लिस्थेसिस ग्रेड 1 का मतलब है एंटेरोलिस्थेसिस, आगे की तरफ स्लिप आउट हुआ है लेस देन 25%। एक बोन का ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर लेस देन 25% अगर स्लिप हो रहा है आगे की तरफ, दैट इज ग्रेड 1। अगर 25 से 50% के बीच में स्लिपेज है, दैट इज ग्रेड 2 लिस्थेसिस। और अगर यही लिस्थेसिस आपका 50% से 75% तक हो चुका है, दैट इज ग्रेड 3 लिस्थेसिस। एंड ग्रेड 4 लिस्थेसिस का मतलब है कि आपका 75% से ज़्यादा 100% तक, 75 to 100% स्लिपेज हो गया है, दैट इज ग्रेड 4 लिस्थेसिस। तो वन इज एंटेरोलिस्थेसिस, दैट इज वेरी कॉमन, रेट्रोलिस्थेसिस वेरी लेस कॉमन। फिर आता है आपका साइट L4-5, L5S1, दैट इज मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ द लिस्थेसिस। उसके बाद में आता है 4 ग्रेड है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक है। उसके बाद में आता है हाई ग्रेड एंड लो ग्रेड लिस्थेसिस। हाई ग्रेड लिस्थेसिस इज ग्रेड 3 और 4, लो ग्रेड लिस्थेसिस दैट इज ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 लिस्थेसिस। यहाँ तक क्लियर है। अब है लिस्थेसिस का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। साइन एंड सिम्टम पेशेंट को क्या आएगा जिसको लिस्थेसिस है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ स्लिपेज कितना है, कितना बोन का ब्लॉक स्लिप हुआ है, कितना परसेंट स्लिप हुआ है, किस ग्रेड में पेशेंट फॉल करता है, उस पर डिपेंड करते हैं पेशेंट का साइन सिम्टम एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। कभी कभी पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है, उसको लिस्थेसिस है, एक्सीडेंटली उसको एक्सरे करवाया किसी वजह से तो पता चला उसे लिस्थेसिस है। कभी कभी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते और उसे लिस्थेसिस होता है। कभी कभी पेशेंट को लोअर बैक के अंदर एक लोकलाइज पेन हो सकता है, ये पेन कांस्टेंट हो सकता है कि आपको कंटिन्यूस एक पेन बना हुआ है और एक पर्टिकुलर एरिया है, ये हो सकता है।
आपका पेन एक लेग में या दोनों लेग में रेडिएट हो सकता है। तो ये हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी पेशेंट को लिस्थेसिस होता है उसकी हैमस्ट्रिंग मसल बहुत टाइट होती है। हैमस्ट्रिंग मसल आपके पीछे हिप से शुरू होके नीचे लेग में जाती है, बिहाइंड योर लेग। आपके थाई के पीछे वाली मसल को हम हैमस्ट्रिंग मसल बोलते हैं। वो सीवियरली टाइट मिलती है यूजुअली लिस्थेसिस के पेशेंट में। और जो लंबर लॉर्डोटिक आपका कर्व होता है, अगर मैं ये स्पाइन की बात करूँ, इसको साइड से आप देख रहे हैं, ठीक है। आपका ये जो लंबर एरिया है, यूजुअली इसमें ऐसा सी कर्व होता है, नेचुरल कर्व होता है जिसको हम लंबर लॉर्डोसिस बोलते हैं। ये जो कर्व होता है, क्योंकि इसका आगे ये ब्लॉक आगे स्लिप हो गया, उसकी वजह से ये जो कर्व होता है वो और डीप हो जाता है। इसको बोलते हैं कि जो लंबर लॉर्डोटिक कर्व है वो ऑलरेडी बहुत बढ़ गया, लिस्थेसिस की वजह से वो बढ़ जाता है। तो जब भी आप लिस्थेसिस का पेशेंट देखेंगे, उसके अंदर ये कर्व बढ़ा हुआ मिलेगा। हिप जॉइंट के पीछे की जो मसल है हैमस्ट्रिंग, वो टाइट मिलेगी। यहाँ पर एक स्टेप डिफॉर्मिटी बोलते हैं कि अगर आप स्पाइन के प्रोसेसेस को ऐसे पैल्पेट करेंगे तो यहाँ पर एक आपको होलो सी फीलिंग आएगी कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है। स्पाइनस प्रोसेस पैल्पेट करें, एक एरिया पर आपको फील नहीं हो रहा, उस होलो सी जो एक फीलिंग रहती है पैल्पेशन पे आपको मिलता है, उसको स्टेप डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। और ये सारे आपको साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के अंदर मिलेंगे। पेशेंट एसिम्टोमेटिक से लेकर सिम्टम्स हो सकते हैं कि टिंगलिंग है, नमनेस है, लोकलाइज लोअर बैक पेन है, रेडिएटिंग पेन है, एक पैर में है या दोनों पैरों के अंदर है, या कांस्टेंट पेन है, हैमस्ट्रिंग टाइटनेस है। ये हो गया पेशेंट का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और उसके साइन एंड सिम्टम। अब हम बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ लिस्थेसिस। लिस्थेसिस के कॉजेज क्या हैं? तो लिस्थेसिस का सबसे बड़ा जो कॉमन कॉज है वो है ट्रॉमा। पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ फॉल मिलेगा या कोई हैवी ऑब्जेक्ट पेशेंट के लोअर बैक के ऊपर गिर गया तो पेशेंट को लिस्थेसिस हो सकता है। ये हो सकता है पेशेंट को ट्रॉमा हुआ हो, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, पेशेंट फॉल हुआ हो या कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर गिरा हो। पेशेंट फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है कि वो हाइट से गिरा, उसके बाद उसको लिस्थेसिस आ गया, ये भी हो सकता है। ये एक ट्रॉमेटिक रीज़न है। दूसरा जो लिस्थेसिस का रीज़न है वो है इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस जिनको होता है उनके अंदर लिस्थेसिस ज़्यादा देखा गया है। तो एक रीज़न है आपका ट्रॉमा, दूसरा रीज़न है आपका कि आपको कोई इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। एक रीज़न है आपका कोई मैलिग्नेंसी है, आपके स्पाइन के अंदर कोई मैलिग्नेंसी है, ट्यूमर है, कैंसर है। ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको लिस्थेसिस हुआ। एक रीज़न आपका हो सकता है कि आपको किसी भी तरह का बर्थ के टाइम पर ही कोई स्पाइनल डिफॉर्मिटी हुई, कोई कंजेनाइटल बर्थ के टाइम पर कंजेनाइटल स्पाइनल डिफॉर्मिटी थी जिसकी वजह से आपका स्पाइन प्रॉपर फॉर्म ही नहीं हुआ। लाइक स्पाइना बाइफिडा टाइप कंडीशंस होती हैं जिसमें बेबी के बर्थ के टाइम से स्पाइन उतने अच्छे से फॉर्म नहीं होता, उनमें भी लिस्थेसिस हो सकता है। वन मोर रीज़न इज डीजनरेटिव लिस्थेसिस। उसमें क्या होता है कि आपका एट द एज ऑफ 50 60 और 60 प्लस हैं आप, तो आपकी बोन वीक है, आपका डिजनरेशन वाला प्रोसेस चल रहा है। उसकी वजह से स्पाइन का एक बहुत ही वीक एरिया होता है जिसको हम पल्स इंटर आर्टिकुलरिस बोलते हैं। वो बोन के एंटीरियर पार्ट को पोस्टीरियर पार्ट से जॉइन करता है। वो एरिया होता है, उसको पल्स इंटर आर्टिकुलरिस बोलते हैं। उसका फ्रैक्चर हो जाता है डिजनरेशन प्रोसेस की वजह से, बोन वीकनेस की वजह से। कोई सडन फोर्स आया, बोन वीक थी, उस हिस्से से ब्रेक हो गया। और ये जब पल्स इंटर आर्टिकुलरिस फ्रैक्चर होता है तो बोन आगे धीरे धीरे स्लिप आउट हो जाता है। ये लिस्थेसिस भी मिल सकता है आपको जब आपका डिजनरेशन में बॉडी जा रहा है, उस टाइम पर मिल सकता है। तो ये हमने बात की लिस्थेसिस के कॉजेस की, कि ट्रॉमा है, कोई मैलिग्नेंसी है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, डिजनरेशन है, बोन वीकनेस है, कॉन्जेनाइटल है, आपको बर्थ के टाइम से स्पाइन का कोई डिफॉर्मिटी है। ये हमने बात किया, प्रेजेंटेशन की बात की। अब हम बात करते हैं हाउ टू डायग्नोस लिस्थेसिस को। डायग्नोस करने का सिंपल तरीका है एक्सरे। आपका बोन ब्लॉक का कितना स्लिपेज हुआ है वो आपके एक्सरे का एपी व्यू, लेटरल व्यू एंड ऑब्लिक व्यू, तीन व्यू के अंदर एक्सरे करवाया जाता है आपके लोअर स्पाइन का।
उसके अंदर क्लियरली आपका लिस्थेसिस डायग्नोस हो जाता है। कभी-कभी उसके साथ कितना एसोसिएट इंजरी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कितना इन्वॉल्व हुआ है, डिस्क कितना इन्वॉल्व हुआ है, एसोसिएट टिश्यूज़ का डैमेज कितना हुआ है, वो रूल आउट करने के लिए कभी-कभी आपका डॉक्टर आपको सीटी स्कैन या एमआरआई भी करने के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये हमने बात की कि इसको डायग्नोस करने का तरीका क्या है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट। जब भी आप लिस्थेसिस को मैनेज करते हैं, उसका मैनेजमेंट डिपेंड करता है पेशेंट की एज के ऊपर, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम के ऊपर, ग्रेड ऑफ लिस्थेसिस के ऊपर। पेशेंट का किस ग्रेड का लिस्थेसिस है उस पर डिपेंड करता है, उसकी स्पाइन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। बट स्टिल यूजुअली लो ग्रेड लिस्थेसिस ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, दे कैन बी मैनेज विदाउट सर्जरी। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट राइस आप मैनेज कर सकते हैं थ्रू द रेस्ट, हॉट पैक या कोल्ड पैक से। जैसे भी अगर एक्यूट कंडीशन है, लोकलाइज पेन है, टेंडरनेस है, यू कैन यूज आइसिंग, हीट पैक यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट होता है, पेन किलर्स आपकी होती हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन होती हैं, वो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। लंबर कॉर्सेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लंबर कॉर्सेट पहने हैं। लंबर को अपने लोअर स्पाइन को सपोर्ट दें। सपोर्ट देने का यूज़ ये होगा कि आपका फर्दर स्लिपेज नहीं होगा, बट दैट इज़ नॉट परमानेंट ट्रीटमेंट। ये आपका प्रिवेंशन का तरीका है, उसको और फर्दर इंजरी को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप लंबर कॉर्सेट पहन सकते हैं। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट होता है, उसकी वजह से लंबर लॉर्डोसिस और बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपका स्लिपेज बढ़ जाता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच इज इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा कोर स्ट्रेंथनिंग इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा, वो आपके स्पाइन को बैलेंस देगा, स्टेबिलिटी देगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा जो हम कर सकते हैं गेट ट्रेनिंग। कभी कभी लिस्थेसिस के पेशेंट में बैलेंस प्रॉब्लम होता है, उसका गेट अफेक्ट होता है, मीन्स द वे ही और शी वॉक, दैट इज गेट। तो उस गेट का ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट है, वो सब होता है पेशेंट को किसी भी तरह का न्यूरो डेफिसिट है, टिंगलिंग है, नमनेस है, सिवियर पेन है, पेन मेडिसिन और थेरेपी से कंट्रोल नहीं हो रहा, उस केस में पेशेंट और आपके सर्जन का कॉल होता है कि वो आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं और आप क्या चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। बट स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस मोस्ट ऑफ द केसेस में, जब तक सिवियर ट्रॉमा नहीं है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 का रहता है, दे कैन बी मैनेज विदाउट अ सर्जरी। So now let's begin our favorite part, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। चलिए हम कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताएंगे जो कि यूनिक भी होगी, इजी होगी और मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस होंगी, जो कि आपके स्पाइन को स्टेबिलिटी देंगी और स्ट्रेंथनिंग करेंगी और स्पाइन को प्रोटेक्ट करेंगे, फर्दर स्लिप आउट को तो रोकेंगी, साथ में जितना स्लिप आउट हुआ है उसको भी स्लोली ग्रेजुअली अंदर वापस अपने प्रीवियस पोजीशन पे लाने में हेल्प करेंगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। थैंक यू।